आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स और हम उसके बाद फर्दर आगे जाएंगे। जिस तरह हमने इसकी पहले क्लासिफिकेशन देखी थी कि किस तरह से उनको क्लासिफाई किया जाता है, और उसके बाद फर्दर जितने भी हमारे पास आगे इसकी जो है हमारे पास टाइप्स हैं वो किस तरह से एक्शन करते हैं, एंजाइम काइनेटिक्स किस तरह से, ये सारी चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जी एंजाइम के वो हैं क्या और उनकी हमारे पास हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले लाइफ एंड कैटालिसिस की बात जब भी की जाती है तो हमारे पास जितनी भी हमारे पास अगर लाइफ है और उसके सेल हैं तो हमारे पास एक सेल को कभी भी हमारे पास अपनी नीड्स को जब भी फुलफिल करना होता है तो उसको दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहली जो चीज है वो है जी कि वो हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेट कैसे करेगा। सेल्फ रेप्लिकेशन जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारे पास ये वो एबिलिटी होती है एक सेल की जिसमें वो हमारे पास रेप्लिकेट करता है और दो डॉटर सेल्स की प्रोडक्शन होती है इससे। ठीक है, अब जब भी वो सेल्फ रेप्लिकेट करेगा तो हम जैसे कि जनरल जेनेटिक्स के कोर्स में पहले पढ़ चुके हैं कि एक सेल क्यों रेप्लिकेट करता है, क्यों डिवाइड करता है। उसकी दो तीन वजूहत होती हैं। पहली वजह तो ये होती है कि हमारे पास वो हमारे पास अपना बर्डन कम कर रहा होता है। दूसरा क्या है, उसके लिए जितने भी हमारे पास अपने सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल्स मौजूद हैं वो उनको रिमूव करना चाह रहा होता है, और तीसरा जो है वो अपने ऊपर वर्कलोड को कम कर रहा होता है। तो इस वजह से एक सेल के सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि वो सेल्फ रेप्लिकेट करता रहे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो कैटालाइज केमिकल रिएक्शंस जो होने चाहिए उसके अंदर जितने भी हैं वो इफेक्टिव होने चाहिए और वो सिलेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास इफेक्टिव क्यों होने चाहिए कि ताकि हमारे पास जब भी वो केमिकल रिएक्शंस हों तो उनके अंदर जो है किसी किस्म का शुबा ना हो और फौरी तौर पे वो हाई परफॉर्मेंस के साथ हो। और सिलेक्टिव इस वजह से होने चाहिए कि ये ना हो कि हम रिएक्शन कोई और करना चाह रहे हैं और रिएक्शन कोई और हो जाए। तो इन दो वजूहत की वजह से ही कोई भी सेल हमारे पास जो है वो अपनी फंडामेंटल नीड्स को पूरी कर पाता है। ठीक है, to catalyze chemical reaction catalysts are being used। अब क्या है कैटालिस्ट, क्या है कि हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी प्रोडक्ट है ए उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ बी में, तो हमारे पास क्या है इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए मुझे किसी चीज की जरूरत है, और अगर मैं उस चीज को ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोडक्ट सी ऐड कर रहा हूँ, दिस विल बी माय कैटालिस्ट। क्यों? क्योंकि इसकी एब्सेंस में मेरे पास कभी भी कोई भी रिएक्टेंट ए जो है वो प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। So catalyst is a substance that can be used to in a reaction to increase a chemical reaction। ठीक है, इसमें हमारे पास जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा होता है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो तो हमारे पास जब भी आइस की बात करते हैं हम, तो अगर आप आइस को छोड़ दो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो आस्ता आस्ता पिघल के हमारे पास वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मगर क्या करें हम उसमें अगर हीट को ऐड कर दें या फिर कुछ ऐसे मटेरियल्स को ऐड कर दें कि जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो, उसकी मेल्टिंग इंक्रीज हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं कि हम इसको बोलते हैं कि उसने कैटलिस्ट का काम किया और उसने क्या कर दिया, केमिकल रिएक्शन को एनहांस कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कैटलिस्ट क्या है, दो तरह के होते हैं, केमिकल कैटलिस्ट होते हैं और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। तो ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं जो कि हमारे पास जनरल केमिकल रिएक्शंस में यूज हो रहे होते हैं, और ये तीन तरह के होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस होते हैं और हेट्रोजीनाइज्ड होमोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट वो होते हैं जो कि हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है दोनों दोनों सेम फेज के अंदर होते हैं। ठीक है, और होमोजीनियस वो हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं जो कि हमारे पास, तो हमारे पास जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों की क्या होते हैं, फेजेस इनकी डिफरेंट होती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं सेम फेज के अंदर और फिर उसके बाद उनका रिएक्शन किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी टाइप आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट दैट आर इन्वॉल्व इन द बायोलॉजिकल रिएक्शंस। ठीक है, कि हमारे पास जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होंगे, बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शंस जो कि हमारे पास कहाँ पे हो रहे हैं, लिविंग सेल्स के अंदर हो रहे हैं या लिविंग लाइफ में हो रहे हैं, उन सारे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। देयर आल्सो टर्म्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, या फिर हम इनको क्या बोलेंगे, एंजाइम्स बोलेंगे। जो जितने भी हमारे पास कैटलिस्ट हमारे पास बायोलॉजिकल रिएक्शंस में यूज हो रहे होंगे सिंपली उनको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और जो केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास यूज हो रहे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, केमिकल कैटलिस्ट। अब हम इन दोनों को डिफरेंशिएट इस तरह से कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट रिएक्शंस देखते हो उसमें आप निकल डाल रहे होते हो, जैसे हाइड्रोजनेशन के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे जिस जो निकल है वो हमारे पास बीइंग अ केमिकल कैटलिस्ट उसने वर्क किया। जबकि बायोलॉजिकल रिएक्शंस में हम देखेंगे तो जिस तरह हम ग्लाइकोलिसिस में हम ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो हेक्सोकाइनेज वहां पे
यूज हो रहा है तो वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, उसको हम केमिकल कैटलिस्ट के तौर पे यूज नहीं कर सकते, विद एक्सेप्शन कि हमारे पास आजकल क्या है, एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट करके प्यूरिफाई कर लिया जाता है और उनको हमारे पास इन विट्रो यूज किया जाता है। अब ये इन विट्रो वाली कहानी क्या है, इसको हम देखते हैं। तो हमारे पास जो इन विट्रो का सीन है उसमें होता क्या है कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास कोई भी सेल है, उसमें से क्या किया जाता है, एंजाइम को क्या करते हैं हम, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जब हम उसमें से एंजाइम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इन विट्रो की बात हो रही है, अगर हम इस सेल के अंदर के रिएक्शंस की स्टडी करेंगे या वहां पे ये एंजाइम यूज होंगे, हम उसको बोलेंगे इन विवो, ठीक है। अब जब हमारे पास इस एक्सट्रैक्टेड एंजाइम को हम टेस्ट ट्यूब में डाल के कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं, होता वो बायोलॉजिकल रिएक्शन ही है, ठीक है, और मगर क्योंकि हम उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर करवा रहे हैं तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इन विट्रो, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम इस तरह के रिएक्शंस कर रहे होते हैं कि ये मैंने जो एक्सेप्शन बताई कि हमारे पास लाजमी है नहीं है कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमारे पास कहाँ पे हों, सिर्फ और सिर्फ के वो केमिकल रिएक्शंस के साथ ही बायोलॉजिकल एंजाइम्स हमारे पास यूज हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि वो सेल के अंदर ही यूज हो सकते हैं, हम उनको इन विट्रो भी यूज कर सकते हैं, मीन उसको टेस्ट ट्यूब मीन आउटसाइड द लिविंग सेल उसको यूज कर सकते हैं। अब अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम्स क्या है जी, बायोलॉजिकल पॉलीमर्स हैं। सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास मोर देन वन मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं। हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक जनरल फिनोमेना होता है जिसको हम जो है सेंट्रल डोग्मा ऑफ द सेल बोलते हैं, जिसमें हमारे पास डीएनए किसमें कन्वर्ट होता है, हमारे पास आरएनए में कन्वर्ट होता है, और आरएनए हमारे पास क्या बनता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब एंजाइम्स क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, मोस्टली जो है हमारे पास प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, और प्रोटीन हमें पता है किससे मिलकर बनी होती है, अमाइनो एसिड। सो इन दैट केस आपके पास जितने भी हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या हैं, हमारे पास मोनोमर्स हैं, ठीक है। और हमारे पास उसके बाद हम बात करते हैं अगर, तो हमारे पास जब वो बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बना रहे होते हैं। तो हमारे पास, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब वो बहुत से अमाइनो एसिड्स हमारे पास मिलते हैं तो वो हमारे पास बायोलॉजिकल पॉलीमर्स बना रहे होते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास उसके जब ये पॉलीमर एक पॉलीमेरिक फॉर्म है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके हमारे पास जब बनाते हैं, मुझे म्यूट करना पड़ेगा शायद किसी को। Okay. The presence and maintenance of a complete and balanced set of enzyme is essential for the synthesis of and breakdown of nutrients. हमारे पास एंजाइम्स को यूज क्यों किया जाता है? एंजाइम्स को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एंजाइम्स को जब भी हम यूज करेंगे तो वो दो तरीकों से यूज हम करेंगे, और वो कैसे करेंगे हम देखते हैं इसको, ठीक है। एंजाइम्स को हम यूज कर रहे हैं दो तरह से, नंबर 1 एंड नंबर 2। अगर हमारे पास क्या है, दो चीजों को हमने मिला के A प्लस बी, उसको हमने कोई तीसरी चीज बनानी है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर हम इस एंजाइम्स को यूज करेंगे, दिस विल बी टर्म्ड एज सिंथेसिस, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम इसी को दोबारा से ब्रेक डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, और हमारे पास दो चीजें हमारे पास बनेंगी A प्लस बी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिग्रेडेशन, ठीक है। तो हमारे पास एंजाइम्स जो हैं वो ना सिर्फ सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि वो हमारे पास क्या है, डिग्रेडेशन के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या ब्रेक डाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स के लिए भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने फूड का इंटेक किया है और उस फूड को डाइजेस्ट करना है, और उस फूड को हमारे पास जो है छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करना है, तो ये सारा काम क्या है, ये ब्रेक डाउन का काम आता है, तो इसमें भी हमारे पास एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। उसी तरह से जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास डीएनए से हमारे पास प्रोटीन बनती है जिसमें अमाइनो एसिड्स आपस में बाइंड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बना होता है, तो यहाँ पे भी इनकी सिंथेसिस एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एंजाइम्स ना सिर्फ सिंथेसिस बल्कि ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम्स जो हैं हमारे पास, दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, डीएनए, मेम्ब्रेन, सेलुलर मेम्ब्रेन, सेल्स एंड टिश्यूज, and the harnessing of energy of to power cell mechanical contraction. तो हमारे पास ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे हमारे पास हो रहे हैं, वो सारे कौन कर रहे हैं हमारे पास सेल के अंदर, एंजाइम्स कर रहे हैं।
विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू कैटलिस्ट, हमारे पास जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं फ्यू कैटलिस्ट की, जिसमें हमारे पास आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास एंजाइम के तौर पे काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोजाइम बोलते हैं। बाकी जितने भी हमारे पास एंजाइम्स हैं वो क्या है, हमारे पास प्रोटीनियस इन नेचर है। उसके अलावा हमारे पास अगर हम राइबोजाइम्स को छोड़ दें तो बाकी सारे एंजाइम्स हमारे पास प्रोटीनियस इन नेचर हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ राइबोजाइम। तो हम एक स्टेटमेंट जनरली यूज कर रहे होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। तो हमारे पास इसके जो है बजाय ये यूज करनी चाहिए कि मोस्टली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर विद एन एक्सेप्शन ऑफ राइबोजाइम्स। ठीक है। अब क्या होता है, लाजमी नहीं है कि आपके एंजाइम्स हमेशा परफेक्ट हों। जब भी हमारे पास ये इनकी सेंसेस हो तो ये हमारे पास अपना काम एफिशिएंटली कर सकें, तो इनके अंदर डिफरेंट डेफिशिएंसीज आ सकती हैं। ठीक है, क्वालिटी के अंदर भी डेफिशिएंसी आ सकती है या फिर कैटालिटिक एक्टिविटी के अंदर भी डेफिशिएंसी आ सकती है। ठीक है, और उसकी वजह क्या हो सकती है, आपके पास जेनेटिक डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं और आपके पास डिफरेंट अदर इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास डिफेक्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे पास जेनेटिक म्यूटेशन, जैसे मैंने कहा हमारे पास क्या है, कोई भी सीक्वेंस था ATCG, अब क्या हुआ, इसके अंदर म्यूटेशन आ गई एट द सी पॉइंट, अब ये हो गया हमारे पास ATTG। अब इस म्यूटेशन की वजह से हमारे पास चेंज किस में आएगी, ये अल्टीमेटली अमाइनो एसिड में आएगी। आपको पता है कि हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड हमारे पास क्या होती है, प्रोटीन या एंजाइम की फोल्डिंग हो रही होती है। अगर क्या हमारे पास इन अमाइनो एसिड का, सिंगल अमाइनो एसिड का भी चेंज आएगा तो हमारे पास वो प्रोटीन स्पेसिफिकली फोल्ड नहीं होगी। और एंजाइम के केस में हमारे पास एक्टिव साइट वो रीजन होता है जिसकी हमारे पास स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होनी चाहिए अपने सबस्ट्रेट के लिए। अगर उसके अंदर चेंज आएगी तो मतलब क्या होगा कि हमारे पास एंजाइम अपना फंक्शन नहीं करेगा। दूसरा हमारे पास जो इश्यू आ सकता है वो क्या हो सकता है जी, इन्फेक्शन हो सकते हैं। और वो इन्फेक्शन कौन काज करता है, आपके पास वायरसेस भी काज कर सकते हैं और बैक्टीरिया भी काज कर सकता है। ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट हमारे पास बैक्टीरिया हैं, विब्रियो कॉलरा फॉर एग्जांपल जिसमें आ जाता है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास एक देखा जाता है इसमें कि ये हमारे पास जब भी आता है तो ये हमारे पास स्पेसिफिकली डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिन्स रिलीज करता है। ठीक है, जब भी ये टॉक्सिन्स रिलीज करेगा तो हमारे पास क्या है, आपको कॉलरा का इश्यू आना शुरू हो जाता है। मीन आपकी जो है हमारे पास ब्लॉटिंग का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, आपको डाइजेशन के प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि इसके टॉक्सिन्स की वजह से वहां पे जो एंजाइम्स मौजूद हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं या वो अपना फंक्शन जो है लॉस कर जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इम्बैलेंस इन द एंजाइम एक्टिविटी इज एड्रेस्ड बाय यूजिंग फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स। हमारे पास क्या होता है, फिर इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है कि फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स को यूज किया जाता है जिसमें हमारे पास इनहिबिट किया जाता है स्पेसिफिक एंजाइम्स को, या फिर हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग जीन थेरेपी की जाती है जिसकी मदद से हम एंजाइम्स को हमारे पास करेक्ट कर सकते हैं या उनके अंदर जेनेटिक डिफेक्ट्स को खत्म कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 से 3 चीजें पता होनी चाहिए जो कि आपको पहले भी पता होंगी कि हमारे पास सबस्ट्रेट अपॉन विच एन एंजाइम एक्ट इज द सब्सटेंस एट विच एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, और उसको वो जिस फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसको वो हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि हम जैसे कहते हैं कि एन एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल प्रोटीन बेस्ड कैटलिस्ट विद एन एक्सेप्शन ऑफ राइबोजाइम्स, मगर राइबोजाइम्स का भी कुछ पोर्शन उसमें प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। अब ये देख रहे हैं कि आपके पास ये एक एंजाइम मौजूद है, दिस इज द एक्टिव साइट। ठीक है, इस एक्टिव साइट के अंदर ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक सबस्ट्रेट था जो कि हमारे पास इसके अंदर फिट इन हुआ है, और इसके अंदर जब वो फिट इन हुआ है तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर ये एक रेड डॉट भी मौजूद है। अब क्या है, ये रेड डॉट और ये हमारे पास जो बाकी जो है ब्लू डॉट्स हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जब ये एक्टिव साइट के अंदर फिट हुआ है तो ये रेड डॉट हमारे पास क्या है, इसकी यहाँ से सेपरेशन हो गई है और ये हमारे पास सेपरेटली रिमूव हो गया, और जो ब्लू डॉट्स थे वो हमारे पास सेपरेटली रिमूव हो गए। तो हमारे पास ये जो हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनी है ये हमारे पास इनिशियल से डिफरेंट थी, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रोडक्ट। अब क्या होता है इसके बाद, इसमें हमारे पास क्वेश्चन होना चाहिए, सर ये हमारे पास क्या ये एंजाइम के अंदर कोई चेंज आएगी? नहीं, एंजाइम के अंदर हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगी, वो उसी तरह से अनयूज्ड रहेगा और हमारे पास नेक्स्ट सबस्ट्रेट के लिए हमारे पास वेट कर रहा होगा कब वो आएगी और मैं उसके लिए नेक्स्ट रिएक्शन परफॉर्म करूंगा। अगर हम बात करते हैं एंजाइम्स की, अभी तक हमने जितनी भी चीजें देख ली हैं तो वो हमारे पास इनसे यही चीजें हमें पता चल रही हैं जी कि एंजाइम्स जितने भी हैं वो हमारे पास बायोलॉजिकल रिएक्शंस करवाते हैं और वो हमारे पास डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए कि हम किस बेस पे कह सकते हैं कि ये एक एंजाइम है, या फिर हम ये तो नहीं है कि हम स्पेसिफिकली हर चीज को जाके बोलें कि ये एंजाइम है, ये एंजाइम है। उसके अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होने चाहिए जिसकी बेस पे हम कहते हैं जी कि ये हमारे पास क्या है, एंजाइम। तो हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन विद एन एक्सेप्शन, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि राइबोसाइम्स कि वो हमारे पास प्रोटीन इन नेचर नहीं है। तो एंजाइम्स फॉलो द फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है।
सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए कि दे आर हीट लायबल। हीट लायबल का मतलब क्या हुआ जी, कि इनके अंदर जो हमारे पास इश्यू आता है वो ये होता है कि हमारे पास जब भी इनको हीट किया जाता है तो ये हमारे पास अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, मीन हीट अफेक्ट करती है इनको, ठीक है। अब कैसे करती है हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जब भी एंजाइम्स को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्पेसिफिक एंजाइम था, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इसको मैंने क्या दिए है, हीट दिया, ठीक है। हीट क्या करती है, सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर क्या करेगी, एक्साइटेशन लाएगी। इसने क्या इसके अंदर लाई, एक्साइटेशन लाई। एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जितने भी एटम्स थे या फिर हमारे पास क्या थे, मॉलिक्यूल्स थे, उनकी इसने क्या कर दी, दो तरह से उनको इफेक्ट किया। एक तो उनकी काइनेटिक एनर्जी को इसने इंक्रीज कर दिया है, और दूसरा उसने क्या किया, इनकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर दी। किसने, हीट ने। जब इनकी एक्साइटेशन होती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इनकी जो हमारे पास वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, जिसको हम मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस बोलते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, इनहेंस हो जाती हैं। जब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस इनहेंस होती हैं, तो जो दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास इस एंटिटी के अंदर मौजूद थे, वो हमारे पास एक दूसरे से वाइब्रेशंस की वजह से हमारे पास ज्यादा दूर चले जाते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो तो हमारे पास फोल्डेड स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसकी हमारे पास स्ट्रक्चर्स की अनफोल्डिंग होनी शुरू होती है, तो ओपन होनी शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल हमारे पास जो एंजाइम है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है एक डीनेचर्ड फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं फिर, डीनेचर्ड। क्यों, क्योंकि वो फिर हमारे पास एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। दैट इज वाई कि हमारे पास जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो हीट लायबल होते हैं, ठीक है, कि मीन उनको हीट अफेक्ट कर सकती है। दूसरी चीज क्या है, दे आर वाटर सॉल्युबल। क्यों, क्योंकि हमारे पास अमीनो एसिड्स की जब हम बात करते हैं, प्रोटीनस इन नेचर हम बात करते हैं एंजाइम्स की, हम देखते हैं कि अमीनो एसिड की कॉमन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, R ग्रुप होता है, NH3 ग्रुप होता है, ठीक है, और COO नेगेटिव ग्रुप होता है। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो ज्विटर आयन के तौर पे वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, और इसी वजह से ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ बना सकते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास ये वाटर सॉल्युबल भी हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास हर वो चीज जो वाटर के साथ जो है इंटरेक्शंस कर सके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बना सके, तो वो हमारे पास क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होती है। अब हम आइल की जब बात करते हैं, तो आइल क्यों हमारे पास वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारे पास किसी भी तौर पे हमारे पास उसके साथ बॉन्डिंग नहीं बना सकता होता, हमारे पास उसके अंदर सॉल्युबलाइज नहीं हो सकता, वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ आयंस कन्वर्ट नहीं हो सकता। जबकि हमारे पास एंजाइम्स की ये एबिलिटी है कि वो आयनिक फॉर्म में, ज्विटर आयन की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, और एज अ रिजल्ट वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद हम अगर हम इनको प्रेसिपिटेट करें, तो हमारे पास प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट लाइक अमोनियम सल्फेट और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये हमारे पास क्या है, डिटर्जेंट्स का काम कर रहे होते हैं। तो डिटर्जेंट्स जब भी आप ऐड करोगे, तो आपके पास प्रोटीन्स क्या हो जाएंगी, प्रेसिपिटेट हो जाएंगी। तो एंजाइम्स हमेशा क्या हो जाएंगे, इन रिएजेंट्स की मदद से प्रेसिपिटेट मीन जाग की फॉर्म में ऊपर आ जाएंगे। दे कंटेन 16% ऑफ नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसमें अमोनिया मौजूद है, NH3, जिसमें हमारे पास जो नाइट्रोजन है, इट इज अबाउट 16% ऑफ ओवरऑल वेट ऑफ द अमीनो एसिड, ठीक है। अब क्या होगा, उसका 16% वेट अगर नाइट्रोजन होगा, तो वो हमारे पास क्या है, एंजाइम हो सकता है, ठीक है, या फिर वो हमारे पास अमीनो एसिड भी हो सकता है, या वो प्रोटीन भी हो सकता है। स्पीड अप द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को ये स्पीड अप करता है 10⁵ to 10⁻7 टाइम्स। जो काम 1 मिनट के अंदर होगा, तो वो उसके हजारवें या लाखवें हिस्से में हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस इन 2 to 7 मिनट्स, कि हमारे पास जो रिएक्शन हमारे पास जो है घंटे लगा सकता है, तो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 2 to 7 मिनट्स में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है, जब भी गोल्ड को मेल्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसको अगर हम नॉर्मल मेल्टिंग टेम्परेचर उसका देखें, तो मोर देन 300 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और उसको अचीव करने के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स तक उसको हीटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी हम इसको करते हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या है, कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं, तो वही गोल्ड जो है हमारे पास क्या हो जाता है, विद इन जो है 5 मिनट्स हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स हमारे पास वो मेल्ट हो जाता है। तो दैट इज द कैरेक्टर ऑफ एंजाइम्स, जो कि हमारे पास क्या है, स्पीड अप कर देते हैं केमिकल रिएक्शंस को, और वो जो केमिकल रिएक्शंस जो घंटों में होते हैं, उनको मिनटों में कन्वर्ट कर देते हैं। हाई डिग्री ऑफ स्पेसिसिटी होती है, मीन कि ये अपने सबस्ट्रेट के लिए हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास जितने भी हमारे पास एंजाइम्स हैं, वो हमारे पास जो है हर एक सबस्ट्रेट के साथ वर्क करें, नहीं। हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक एंजाइम के मोर देन 2 सबस्ट्रेट हों,
ठीक है, और हमारे पास एक ही सबस्ट्रेट के मोर देन 2 एंजाइम्स हो, मगर उनके अंदर स्पेसिफिसिटी होती है कि वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। हर एक एंजाइम हर एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कभी भी नहीं करता। अब अगर हम देखते हैं तो हिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स के, हमारे पास एंजाइम्स का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, उनकी इंपॉर्टेंस देख लिया, हमारे पास लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे पास सेल के अंदर जितने भी कैटालिटिक रिएक्शंस हो रहे हैं जो उसकी बका के लिए जरूरी हैं, वो सारे के सारे एंजाइम्स कर रहे होते हैं। एंजाइम्स का हमने देख लिया कि वो किस तरह से हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, उनकी कैरेक्टर्स देख चुके हैं हम। तो हिस्ट्री क्या है, एंजाइम्स आए कैसे हमारे पास? 1700 में सबसे पहले हमारे पास एक स्टडी हो रही थी जिसमें हमने देखा जी स्टमक के अंदर डाइजेशन ऑफ मीट कैसे हो रही है, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास एंजाइम्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज हुए थे, ठीक है। अब जब हमारे पास एंजाइम्स वहां पे सबसे पहले रिकॉग्नाइज हुए, तो उसके बाद फर्दर इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया जी कि हमारे पास क्या है, एंजाइम्स नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है। कोई चीज है जो कि हमारे पास स्पीड अप कर रही है केमिकल रिएक्शन, डाइजेशन ऑफ मीट में इन्वॉल्व है। तो हमारे पास 1833 में फ्रेंच केमिस्ट आया था एंसेलम पाइन, जिसने हमारे पास फर्स्ट एवर एंजाइम डिस्कवर किया था, जो कि क्या था हमारे पास डायस्टेज था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1850s में ल्यूइस पास्चर आ गया। ल्यूइस पास्चर अपने जो है डिफरेंट जो है माइक्रोबायोलॉजी के रिएक्शंस की वजह से काफी मशहूर है। इसने फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी डिस्कवर किया और इसके अलावा भी डिफरेंट इसने एंजाइमेटिक रिएक्शंस की स्टडी की, उसने डिफरेंट हमारे पास बैक्टीरियल स्टडीज की। तो हमारे पास ल्यूइस पास्चर ने एक केमिकल रिएक्शन करवाया जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। इस फर्मेंटेशन में क्या होता है, शुगर कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, ठीक है। और ये काम हमारे पास कौन करवाता है जी, यीस्ट करवाती है, ठीक है। यीस्ट की वजह से हुआ। इसने क्या किया था, हमारे पास शुगर्स के अंदर क्या किसको ऐड कर दिया, यीस्ट को ऐड कर दिया, और यीस्ट की प्रेजेंस की वजह से वो शुगर्स किसमें कन्वर्ट हो गए, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गए। तो उसने कहा जी कि यीस्ट के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसने हमारे पास इसको कन्वर्ट किया है, और उसने उसको नाम क्या दिया, फर्मेंटर्स का नाम दिया। उसके बाद हमारे पास 1897 में एडवर्ड बशनर आया जिसने इस फर्मेंटर्स को हमारे पास एक्सट्रैक्ट किया, किससे, हमारे पास यीस्ट से, और हमारे पास उसको आउटसाइड रिएक्ट करके शो करवाया जी कि फर्मेंटर्स जो होते हैं वो आउटसाइड द सेल भी वर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, इन विट्रो स्टडी की उसने, मीन टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने केमिकल रिएक्शन करवाया। उसके बाद हमारे पास 1897 में फ्रेडरिक कोहन जो है हमारे पास आया, जिसने हमारे पास इन फर्मेंटर्स को एंजाइम्स का नाम दिया जी कि इनको हम क्या कहेंगे, आज के बाद एंजाइम्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1926 में हमारे पास जेम्स हमनर आया जिसने आइसोलेट किया सबसे पहले यूरिएज को, और उसके बाद उसने जब उसकी स्टडी की तो उसने कहा जी कि हमारे पास ये क्या था कि ये होल प्रोटीन से मिलकर बना हुआ था, इसके अंदर और कोई चीज मौजूद नहीं थी। तो उसने कहा जी वहां पे एक पोस्टुलेट दिया कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो हमारे पास लेटर ऑन जब तक राइबोसोम्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो यही हमारे पास पोस्टुलेट चलता रहा जी कि हमारे पास ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। बट लेटर ऑन जब हमारे पास फर्दर आगे प्रोसेसेस बाकी स्टडीज हुई, बाकी प्रोसेसेस हुए, बाकी प्रोसेसेस की स्टडी हुई, तो उससे हमारे पास एक चीज पता चल गई जी कि हमारे पास ऑल एंजाइम प्रोटीन नहीं होते, विद एक्सेप्शन ऑफ राइबोसोम के। राइबोसोम जो है वो आरएनए इन नेचर होते हैं और बाकी सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। 20th सेंचुरी की बात है कि अदर फॉर्म ऑफ एंजाइम्स वर आल्सो आइडेंटिफाइड, कि हमारे पास जो मैं अभी आपको आरएनएज की बात बताई थी कि जैसे 20th सेंचुरी में हमारे पास ये सारे आए, तो उसके बाद हमने कहा जी विद एन एक्सेप्शन ऑफ आरएनएज हमारे पास बाकी सारे एंजाइम्स क्या हैं, वो प्रोटीन इन नेचर है। तो यहाँ पे हम कुछ जनरल डेफिनेशंस देख रहे हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। तो रिएक्शंस जो हैं कैपेबल ऑफ प्रोसीडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विदाउट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। दे आर आल्सो टर्म्ड एज एक्सोथर्मिक और एक्सोर्गोनिक रिएक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आइस मेल्टिंग है, उसमें आपको कोई भी हीटिंग करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाती है अगर आप उसको आउटसाइड रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो। उसी तरह से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं जो कभी भी आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव नहीं होंगे विदाउट द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। और इनको हम क्योंकि इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज एंडोथर्मिक और एंडोगोनिक रिएक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग, आप कभी भी आप वाटर का पानी का ग्लास रखते हो, आप उसको जब तक बॉइलिंग नहीं करोगे तो वो उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं दोगे तो उसके अंदर वो कभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ठीक है। एक्सोर्गोनिक आपने याद रखना है जी, रिलीज ऑफ एनर्जी टू द सराउंडिंग होती है, जबकि एंडोगोनिक जो है अब्सॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं जी कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की क्या बात है, ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास बॉल जो है वो डाउन द हिल आ रहा है, इसको किसी भी तौर पे कोई भी फोर्स की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी वर्क करने की इस पे जरूरत नहीं है, और ये खुद बहुत नीचे आ जाएगा, तो दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। जबकि दूसरे केस में आप इसमें देख सकते हो कि ये जो हमारे पास कार्टून है ये बॉल को पुश करके हमारे पास अप द हिल लेके जा रहा है और इसमें इसको वर्क करने की जरूरत पड़ रही है। तो इस वजह से हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस इसको बोलते हैं, जिसमें हमारे पास एनर्जी की इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, ठीक है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन आ रही है, ठीक है, इज अप द हिल।
अब क्योंकि इसमें हमारे पास एनर्जी का इनपुट है, दैट इज व्हाई देयर इज अ साइन ऑफ प्लस, ठीक है, इसको प्लस का साइन यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं साथ में, प्लस डेल्टा जी की। इसमें गिव्स की एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट है। जहां पे माइनस का साइन है उसकी वजह क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये खुद ही रिएक्शन हो रहा है। तो नेगेटिव साइन जो हमारे पास बता रहा है कि ये हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, कि मीन इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये प्रोसेस खुद से हो रहा है। जबकि पॉजिटिव साइन हमेशा ये रिवील करता है जी कि आपके पास इसमें एनर्जी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो एक चीज मैं पहले आपको बता चुका हूँ जी कि एंजाइम्स की जो नेटिव फॉर्म होती है, जब भी हम, क्योंकि एंजाइम्स क्या हैं, हीट लायबल हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जब भी क्या होगा कि हमारे पास जब भी इसको हीट देंगे हम, तो वो हमारे पास डीनेचर्ड कन्फर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास इसकी वजह से हमारे पास जो नेटिव कन्फर्मेशन होती है वो चेंज हो जाती है और एंजाइम जो है वो हीट लायबल होता है। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स की तरफ जाएं, तो अर्लियर वर्क क्या होता है जी, आइसोलेट किया गया हमारे पास वेरियस एंजाइम्स को और उनको विमिकल नाम दिए गए, जिसको मतलब क्या फैंसीफुल नाम, कि जो उनको पसंद आया उन्होंने उसको वही नाम दे दिया। जो जब जब हमारे पास न्यू डिस्कवरीज ऑफ एंजाइम्स हुई थी, तो उसमें से कुछ को नाम पेप्सिन दे दिया, ट्रिप्सिन दे दिया, काइमोट्रिप्सिन दे दिया, जो कि अभी भी यूज हो रहे हैं। और लेटर ऑन हमारे पास क्या हुआ, उनके साथ वर्ड ASE यूज किया गया, ठीक है। तो हमारे पास जैसे हमारे पास पेप्सिनेज आ जाता है हमारे पास, तो हमारे पास ASE बाद में, शुरू में उनको जो है हमारे पास क्या किया, विमिकल नेम दिए गए और बाद में उनके साथ जो है जो सफिक्स ऐड किया गया वो ASE था। तो हमारे पास क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास एक एंजाइम है लैक्टेज, उसका मतलब क्या है जी, ये कि ये लैक्टोज के ऊपर वर्क कर रहा है और हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या आ रही हैं, ग्लूकोज और लैक्टोज आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो एंजाइम है एमाइलोज है, वो स्टार्च के ऊपर वर्क कर रहा है और उसकी वजह से हमारे पास जो है इनको एमाइलेजेस कहा गया, ठीक है। और हमारे पास इसकी तरह से डिहाइड्रोजिनेजेस जो कि हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं। तो ये जो जितने भी नाम थे ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ट्राइबल नेम्स कहलाते हैं, ठीक है। मीन के जो इनको कॉमन नेम्स कहा जाता है, जो लोकल नाम दिए गए। इसी तरह इनकी बेसिक क्या थी, इनके फंक्शन के ऊपर बेस्ड थे बेसिकली। यूरियस जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया करवा रहा है, पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन करवा रहा है, ऑक्सीडेज जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवा रहा है, मीन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करवा रहा है। हाइड्रोलेज जो है वो वाटर की एडिशन करवा रहा है। पैप्सिन जो है, क्योंकि ये हमारे पास ग्रीक वर्ड पैप्सिस से निकला है, तो ये डाइजेशन में इन्वॉल्व है। ट्रिप्सिन जो है हमारे पास जो है वो हमारे पास ट्राइन जो है ग्रीक वर्ड है उससे निकला है, जिसका मतलब है वियर डाउन। तो उस टाइम पे हमारे पास जितने भी इनको जो हमारे पास फैंसीफुल नाम्स, जो ट्राइबल नेम्स, जो उनको उनकी कॉमन लैंग्वेजेस में नाम थे, वो उनके फंक्शन की बेस पे वही उनको नाम दिए गए। सम एंजाइम्स क्या थे हमारे पास, लेटर ऑन हमारे पास एक इशू रेज हुआ था, वो ये था कि 2 और मोर सबस्ट्रेट जो है उनका हमारे पास एक ही एंजाइम था, ठीक है, या फिर हमारे पास सिंगल सबस्ट्रेट के मोर देन 2 एंजाइम्स थे। तो अब इशू ये आ गया था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर एक एंजाइम है वो भी डाइजेशन में इन्वॉल्व है, एक और एंजाइम है वो भी डाइजेशन में इन्वॉल्व है, तो दोनों को हम पेप्सिन का नाम नहीं दे सकते थे, ठीक है। तो हमारे पास वहां पे क्या हुआ कि बायोकेमिस्ट ने क्या किया जी कि हमारे पास नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ चले गए, कि हम क्या करते हैं, इनको नाम देते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि हमारे पास क्या हो सके, हम इनको स्पेसिफिकली देख सकें कि ये क्या इशू आ रहा है, और जो जितने भी इश्यूज हैं हम इनको सॉर्ट आउट करते हैं, हम उनको नंबर्स देते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास इन 1964 इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, उसने हमारे पास कुछ नाम जो है उसने एक नॉमेनक्लेचर बनाया, जो कि हमारे पास लेटर ऑन 1972 और 1978 में हमारे पास क्या हुआ था, मॉडिफाई हो गया था, ठीक है। उसने क्या किया, एक नया सिस्टम दिया, नॉमेनक्लेचर सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम क्लास सिस्टम, ठीक है, EC नंबर इसको बोलते हैं, जिसमें हमारे पास EC नंबर्स अलॉट किए गए हमारे पास किसको, डिफरेंट एंजाइम्स को, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो हमारे पास एंजाइम्स थे उनको 4 डिजिट नंबर दिया गया, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा था जी कि हमारे पास क्लास कौन सी है, उसके बाद सेकंड हमारे पास स्टैंड्स फॉर सब क्लास, थर्ड स्टैंड्स फॉर सब क्लास और सब ग्रुप, फोर्थ जो है हमारे पास वो स्पेसिफिकली एक्सेप्टर को डोनेट कर रहा था या फिर वो पर्टिकुलर एंजाइम को डोनेट कर रहा था। उसके बाद अगर हम इसमें एंजाइम की यहाँ पे एक एग्जांपल छोटी सी देखते हैं, तो हमारे पास ATP जब भी हमारे पास ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाता है ADP प्लस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और इस टाइम पे जो हमारे पास एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है ATP ग्लूकोज फॉस्फोट्रांसफेरेज, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप की ट्रांसफर हुई है। अब यहाँ पे क्या था कि हमारे पास उन्होंने इसको एक नंबर दिया, जिसको जो कि हमारे पास नंबर क्या था जी 2.7.1.1, ठीक है, कि हमारे पास ATP से एक फॉस्फेट जो है वो ट्रांसपोर्ट हुआ है हमारे पास किसको, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट हुआ। तो उन्होंने क्या किया, 2 रिप्रेजेंट कर रहा था क्लास को, दैट मींस ये क्लास कौन सी है, ट्रांसफीरेज है। 7 रिप्रेजेंट कर रहा था सब क्लास को, मीन दैट इज फॉस्फोट्रांसफीरेज।
फिर वन हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा था जी हमारे पास सब क्लास, या फिर हम कहते हैं जिसको सब ग्रुप, जिसका मतलब क्या है जी एक्सेप्टर ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और उसके बाद फाइनल वन जो हमारे पास वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि एक्सेप्टर कंपाउंड कौन सा है जी, ग्लूकोज है। मीन यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफर हुआ है फॉस्फेट ग्रुप टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द ग्लूकोज को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जितना भी हमारा आज का लेक्चर था वो हमारे पास कंप्लीट होता है। और यहाँ पे जितना भी हमने देखा कि हमारे पास जो हमारे पास मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो हमारे पास इनिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, वो सारा क्या था। और इसमें हमारे पास जो है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स भी हम देख चुके हैं। तो इसके बाद आप लोग जितने क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हो। वी हैव लास्ट 5 मिनट्स।